पहला सवाल सर आपसे यही है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक जो इस देश की यात्रा है, जीवन यात्रा है, उसको आपने अपनी आंखों से देखा है। क्या होते आपने देखा है और आप एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं सन 1942 का जो गांधी जी का आंदोलन था उसमें ही मैंने शिरकत की थी। उस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था और सारा वो जितना भी एजिटेशन हुआ था, जितना भी विरोध हुआ था, जिस तरह दमन हुआ था, वो सारा मैंने देखा हुआ था। तो ये बात जो है वो 9 अगस्त 1942 से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। जितने भी नेता लोग जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए। कुछ लोगों ने जो है वो भूमिगत रह के अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो सारा मैंने देखा है। 42, 43, 44, 45 सब कुछ देखा। मैंने उस बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो जो आर्मी थी, उनकी NA थी, वो भी देखी, उसके प्रभाव भी देखे। नेताजी को भी देखा, उसके पहले भी देखा। और उस वक़्त क्या जोश था जिस वक्त ये सब लोग पकड़े गए थे, जिसमें शाहनवाज, सहगल और ढिल्लों थे और कैप्टन लक्ष्मी थी। ये चारों पकड़े गए थे। इनका मुकदमा चला था लाल किले में, जिसमें एक वकील जवाहरलाल भी थे। वो सारा मैंने देखा है। उसमें अरुणा आसफ अली, मधुलिमय, इन सब लोगों को, जयप्रकाश नारायण, रामन और लोहिया, इन सब लोगों को, क्योंकि मेरी भी कुछ लीनिंग्स लेफ्टिस्ट नहीं हैं, तो मेरा झुकाव ज़्यादा जवाहरलाल और इन लोगों के प्रति था। लेकिन गांधी के प्रति बड़ा एक बहुत आदर, सम्मान और ये कहिए कि एक बड़ा समर्पण सा था कि ये आदमी जो है वो हिंदुस्तान को आज़ादी दिला सकता है। गांधी जी के सभाएं भी देखी हैं मैंने, उनके प्रवचन भी सुने हैं। दिल्ली में मैंने दंगे भी देखे हैं। हिंदू मुसलमान के पीछे, मुसलमान हिंदू के पीछे। वो सारा माहौल जो है, वो सारी उथल पुथल जो मैं समझता था कि शायद हिंदुस्तान में पहली बार महाभारत के बाद हो रही होगी, ऐसा मेरा ख्याल था। लेकिन चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें गरीबों के हित में जाएंगी, ऐसा मेरा ख्याल था। मुझे एक बड़ा भारी रंज इस बात का था कि मेरा मेडिकल एडमिशन हो गया था और 1000 रुपये कैपिटल फीस देना थी, जो मेरे पिताजी नहीं दे पाए और मुझे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ना पड़ी। तो ऐसा लगता था कि शायद एक ऐसा आज़ादी के वक्त ज़माना आएगा कि 1 रुपये के पीछे भी किसी विद्यार्थी को कोई भी कोर्स छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा, बजाय आशा के मुझे निराशाएं ज़्यादा नज़र आई। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था 44-45 की बात सबकी बता रहा था
कि आज़ाद हिंद फौज के समय में हिंदुस्तान का जो एक माहौल था वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब आपस में रह सकते हैं और रहना चाहिए और अच्छी तरह होना चाहिए, ये सब माहौल था। उस माहौल को और जब मुकदमे चले तो वो बढ़ा और बाद में जो है उन लोगों को छोड़ दिया गया, तो देश में बड़ी खुशी की बात, बड़ी लहर आई। अब ये तो उस समय का जब वक्त आ गया कि 45-46 का, उसी समय हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिरा, जापान का सरेंडर हुआ, जर्मनी का सरेंडर हुआ और सरेंडर होके जो है दुनिया फिर दो फाड़ हो गई। एक्सेस पावर्स और अलाइड पावर्स दोनों अलग अलग हो गए। फिर ये हुआ कि इंग्लैंड में सत्ता बदल गई, एटली आ गए। एटली लेबर पार्टी के थे। उनका कहना था कि हमारे पास न तो फौज की ऐसी स्थिति है और न हमारे पास में फाइनेंसेस हैं कि हम किसी देश को कब्ज़ा करके काबू करके रख सकें। ये हमारी स्थिति नहीं है। और हमने पिछले कई सालों में जो बातचीत हुई है, जब साइमन कमीशन आया है, कैबिनेट कमीशन आया है, ये सब आए हैं, 1935 का एक्ट आया है, ये सब हमने किया है। और थोड़ी कोशिश ये की है कि हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान के लोगों की सरकार बने और वो इस देश का संचालन करें। तो पार्लियामेंट में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडिपेंडेंस एक्ट भी लाया गया, इंडियन एक्ट बना गया। बनने के बाद में दो डोमिनियंस बनेंगे, एक हिंदुस्तान का, एक पाकिस्तान का, ये होगा। एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहेगी जिसकी शुरुआत कर दी गई थी। बाकी चीज़ें जो हैं वो अनिश्चित थी कि आखिर किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मुस्लिम लीग और कांग्रेस रहेगी, क्या रहेगा। उसी में गांधी जी का प्रस्ताव था कि मोहम्मद अली जिन्ना प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएं। लेकिन वो बात दोनों को समझ में नहीं आई, तो गांधी जी ने सब छोड़ दिया कि भैया और जो कुछ करना हो तुम्हें करो। और अल्टीमेटली फिर दो डोमिनियंस बने। लेकिन दो डोमिनियंस बनने के बाद में गांधी को ऐसा नहीं लगता था कि कोई हिंदू मुस्लिम राष्ट्र होंगे, ये कल्पना नहीं थी। ये कल्पना जिन्ना को भी नहीं थी। जिन्ना के एक फ्रेंड है, मुझे मिले थे, उनने कहा, जिन्ना का कहना था कि मैं गांधी को बुलाऊंगा। ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। भाई कहा कि दो भाई होते हैं, एक बाप के, प्रॉपर्टी होती है, आधी आधी बांट लेते हैं, कोई एक दूसरे की जान तो लेते नहीं। लेकिन जो हुआ ये अप्रत्याशित था, ये हुआ बड़ा मैंने दुखद था, ये इस देश के लिए शर्मनाक था जो को सारा हुआ। और दरअसल बहुत बुरा हुआ कि किसी भी आदमी को बेकसूर आप जान ले लें उसकी, ये मैंने खुद ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अब ये हिंदुस्तान जो हुआ उसी बीच में 15 अगस्त 1947 को ये हिंदुस्तान बना। तो जब गांधी के सामने सवाल आया कि कौन चलाएगा,
तो गांधी ने इसका जिम्मा दिया नेहरू को। मैं उस वक्त चूँकि विद्यार्थी था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और उस समय फिरोज़ गांधी भी यूपी के नेताओं में थे और मैं भी लखनऊ में था, वो इलाहाबाद में थे। तो ऐसे सब लोगों की हमारी एक जो स्टूडेंट कांग्रेस बनी, स्टूडेंट कांग्रेस की एक वर्किंग कमेटी बनी प्रदेश की, उसमें मैं भी था, उसमें फिरोज़ भी थे, उसमें हेमलती ममूना भी था, उसमें रामकरण सिन्हा भी थे, उसमें बहुत सारे लोग थे जो उस समय के आगे आने वाले लीडर्स बनने वाले थे, सब थे। तो मुझे ये लगा कि एक जलता हुआ घर नेहरू को मिला कि जिसकी पहले तो आपको लपटें शांत करना थी और फिर जो कुछ करना उसमें करना था। लेकिन नेहरू का जो विजन था, या वो चाइना के प्रति हो, चाहे वो यूरोपियन प्रति हो, या और किसी लोगों के प्रति हो, चाइना का माने नेहरू का विजन बड़ा ब्रॉड था, बहुत बड़ा विजन के थे। समाजवादी तो थे ही सही वो, और एक दूसरी तरफ लोगों का जैसा कहना है सरदार पटेल थे, लेकिन सरदार पटेल को न तो गांधी ने उतना बड़ा विजनरी माना और न लोगों ने माना। ये ईमानदारी की बात है कि लोगों ने कभी पटेल प्रूव टू बी ए वेरी गुड होम मिनिस्टर, इसमें बेशक नहीं कुछ बात में, लेकिन वो नहीं माना। और अल्टीमेटली जो भी हो, गांधी का जादू या कुछ हो, दोनों ने साथ मिलकर काम करना इस देश में शुरू किया। सबसे बड़ी समस्या इस देश की ज़मींदारी और जागीरदारी थी। जगह जगह पर हर राज्य में जागीरदार, ज़मींदार, ताल्लुकदार, ये सब लोग हर जगह थे, और पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो इनके हाथ में थी। मतलब ये कि जो ये लगान तय कर दें सो लगान देना पड़ेगा, जो उसकी ज़मीन तय कर दें वो ज़मीन उसकी रहेगी, अगर बेगार है तो बेगार भी चलेगी, वो माने वो सामान ले जाएगा लेकिन एक पैसा लेगा नहीं। उसको अगर कुछ माने ये समझिए कि अकाल आया है तो भी उसके, तो नेहरू के दिमाग में ये आया कि अगर किसानों को हमें कुछ प्रदर्शन देना है तो इन लोगों को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए नेहरू पहले ज़मींदारी एबॉलिशन बिल यूपी में लेके आए, जो रफ़ी महमूद किदवाई ने मूव किया था। फिर नेहरू ने ऑल इंडिया ये बनाया कि ये कोई यूपी के लिए नहीं, ये पूरे देश में समाप्त करेंगे हम। उसका भारी अपोजिशन हुआ, उसकी रिट्स लगी, सब हुआ, पर अल्टीमेटली जो है वो सरकार जीत गई और उन लोगों को कॉम्पनसेशन दे दिया गया, और कॉम्पनसेशन दे के सब समाप्त कर दिए गए। तो ये हुआ कि जो नेहरू का एक आइडिया था कि जो खेती करता है और खेती करने वाला, दोनों का डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए, बीच में जो है वो नहीं आना चाहिए कोई। वो पैदा करेगा, जितनी ज़मीन होगी उतना पैदा करेगा, फ़ायदा करेगा, फ़ायदा उसका होगा, देश का फ़ायदा होगा। उसी ज़माने में जो है देश में अकाल आए, बंगाल में अकाल आए, असम में आए, बहुत जगह आए, और
अनाज की बेहद तंगी हुई, तो नेहरू को भी ऐड करना पड़ा और जो गेहूँ वगैरह है, चावल है, इसको उन्होंने आयात करना पड़ा और उपलब्ध करना पड़ा। हालांकि लोगों को पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं था, बहुत ख़राब था, बीमारी भी होती थी उससे, लेकिन उन्होंने किया और पूरा किया उसको। उसके बाद नेहरू के पास एक बहुत बड़ा कृषि मंत्री था, वो था रफ़ी अहमद किदवाई। उसने सारे देश की इस समस्या को जो है खड़ा किया, कहाँ से क्या मंगाना, क्या नहीं करना, कैसा करना, सब समस्या को उसने सुलझाया। फिर कन्हैया माणिकलाल मुंशी आए, ग्रो मूव फूड कैंपेन बनाई उन्होंने, हरियाली करो, गमले में जो है अनाज लगाओ, ये करो वो करो, तो लोग अच्छे आते गए, अच्छे ईमानदार लोग और एक अच्छे बुद्धि के लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में आते गए और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो नेहरू ने दिया। धीरे धीरे करके इस पोजीशन में आ गए कि हम आयात नहीं करेंगे, इस पोजीशन में आ गए कि हम जो है बाहर निर्यात करेंगे। ये पोजीशन नेहरू ने ला के रख दी। आपका दूध के भंडार हो गए, दूध अच्छा मिलने लगा, डेयरी वेरीज हो गई, सब हो गया। किसान ओवरऑल जो है हिंदुस्तान में ठीक हो गया। अब ये जब डेवलपमेंट्स होते रहे, विकास के काम होते रहे जो हुए, तो हिंदू हो मुस्लिम हो, ये समस्या कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है और कब आया बाद में और कब आया पहले, ये कोई समस्या उस समय नहीं रह गई। और जो है एक वातावरण जो है वो ये कहिए कि नॉर्मल वातावरण जो है पैदा हो गया। जो 47 का वातावरण था, नेहरू ने धीरे धीरे करके उसको 52-57 तक लाके बिल्कुल एक जगह ठीक खड़ा कर दिया। देश में कारखाने नहीं थे, तो नेहरू ने जो है अमेरिका और रशिया दोनों से कांटेक्ट किया। नेहरू ने जो बनाने के लिए जो मशीनें कारखाने बनाए, उनको बनाने के लिए भी बड़े बड़े कारखाने डाले। फिर उसने कहा खेती तो होगी पर पानी कहाँ से आएगा, तो नेहरू ने बड़े बड़े डैम्स बनाए और डैम्स बनाए। कहा कि ये जो है तीर्थ हैं, ये नेहरू ने इस लेवल तक उनको उठाया। तो उस समय ये था कि अगर भिलाई है, अगर भोपाल है, तो भाखड़ा नांगल भी है। तो ये बड़े बड़े जो आपके जितने भी थे सब, ये सब नेहरू ने प्रस्तावित किए। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ था, क्योंकि मैकॉले वाली शिक्षा जो चली आ रही थी। नेहरू ने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेहरू ने लाया, मेडिकल काउंसिल एक्ट नेहरू ने लाया, सारे जितने बड़े बड़े थे आपके वो सब नेहरू लेके आए। संगीत कला एकेडमी वो नेहरू लेके आए। मतलब ये कि यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट, साइंस का डेवलपमेंट, मेडिसिनल डेवलपमेंट, ये सारे सब एक साथ नेहरू ने पूरे हिंदुस्तान भर में। आप देखिए पूना का इंस्टीट्यूट जो है वो नेहरू के टाइम का है। यहाँ तक कि डांस इंस्टीट्यूट जो है असम में अगर देखेंगे आप, वो सब नेहरू के टाइम के हैं कि जो उन्होंने डांस एकेडमी बनाई है।
उन्होंने म्यूजिक एकेडमी बनाई। उन्होंने जो है नेहरू को कई आइडियाज़ थे, मैंने बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहरू आर्किटेक्ट भी जानते थे। कुछ बिल्डिंग्स में उन्होंने सजेशन दिए खुद के कि इसको नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे होना चाहिए। अंतिम सवाल, तो फिरोज गांधी आपके साथ पढ़े हैं? नहीं, पढ़े नहीं। फिरोज गांधी के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। इंदिरा जी से उनके रिश्ते, नेहरू जी से उनके रिश्ते किस तरीके के थे, आपको अगर जानकारी हो? देखिए साहब, फिरोज और मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस प्रदेश वर्किंग कमेटी में हम लोग सदस्य थे साथ। वो भी थे और मैं भी था। और वहाँ एक भगत सिंह के उस वक्त के राजा राम शास्त्री थे, उनके यहाँ हम लोगों की बैठक थी। तो वो भी कोई कम पैसे वाले नहीं थे। उनकी ज्वेलरी की दुकान थी इलाहाबाद में, इनके पास में ही थोड़े दूर पर। शादी हो गई, सब हो गया। लेकिन एक बात हमेशा उनके मन में थी फिरोज के, कि मैं जो कुछ हूँ इसलिए नहीं हूँ कि नेहरू का दामाद हूँ। ही ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट हिज ओन पर्सनैलिटी। ये उनका था। कोई बात अगर इंदिरा कहे और इस तरह से कहे कि ये जवाहरलाल की लड़की बोल रही है, तो वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा उसको। और यूँ बहुत अच्छे नेता थे, बड़े वेरी जोवियल, वेरी नाइस टू एवरीवन। लेकिन स्वाभिमान उस आदमी में बहुत था। स्वाभिमान में एक आध बार कभी कभी आपस में मारपीट भी हो गई होगी, तो ये भी हुआ है। तो वो बड़ा स्वाभिमानी आदमी था। उनको अवसर कम मिले आपको लगता है? बहुत ही कम। उनका जो फिरोज कॉर्नर चलता था लोकसभा में, अगर मेरे साथ कुछ साल चल जाता तो बहुत कुछ सुधार हो जाता।